नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा डॉक्टर गुगा, ऑल्सो नोन एज डॉक्टर गोविंद राय गर्ग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ग्लोकोमा में कौन कौन सी दवाइयां यूज होती हैं। ठीक, क्या क्या पढ़ेंगे हम चैप्टर, उनका मैकेनिज्म क्या है जो दवाइयां ग्लोकोमा में यूज होती हैं। तो दो मेन मैकेनिज्म्स होते हैं, एक प्रोडक्शन कम करती हैं, सिक्रेशन कम करती हैं, दूसरा एक्वस का आउटफ्लो बढ़ाती हैं। सो वी विल डिस्कस कौन सी डिक्रीज प्रोडक्शन है, कौन सी इंक्रीज आउटफ्लो है, और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है वो है साइड इफेक्ट ऑफ एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोकोमा? क्या होता है ग्लोकोमा? ग्लोकोमा में होता है इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर। प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ज्यादा एक्वस ह्यूमर सिक्रेट होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज समझते हैं कि ये हमारा लेंस है, ये हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट है, यहां पे सिलरी बॉडी है। लेंस से पहले होता है आइरिस, आइरिस की बीच की स्पेस को हम कहते हैं प्यूपिल। उसके बाहर होता है कॉर्निया कंजक्टाइव। ठीक है, अब ये जो कॉर्निया है, इस कॉर्निया का आइरिस के साथ एंगल बनता है, एक एंगल। ठीक है, इस एंगल के बेसिस पे हम ग्लोकोमा को डिवाइड करते हैं, ओपन एंगल ग्लोकोमा एंड क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। अब इस एंगल में ऐसा क्या खास बात है? इस एंगल में नाली है, इस नाली का नाम है कैनाल ऑफ श्लेम। कैनाल ऑफ श्लेम। सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि एक्वस ह्यूमर बनता कैसे है। ये जो ब्लड वेसल हैं, सिलरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्लड वेसल्स ब्लड लेके आती और वो ब्लड फिल्टर होके एक्वस ह्यूमर बनता है। ब्लड फिल्टर होके एक्वस ह्यूमर बन रहा है। ठीक है, तो ब्लड ने फिल्टर किया, एक्वस ह्यूमर यहां पे बन गया और एक्वस ह्यूमर ब्लड से सिक्रीट होके पोस्टीरियर चैम्बर में आ गया। अब यहां से एक्वस ह्यूमर प्यूपिल के थ्रू निकल के एंटीरियर चैम्बर में आ जाता है और एंटीरियर चैम्बर में जहां कॉर्निया और आइरिस का एंगल है, इस एंगल में नाली है, कैनाल ऑफ श्लेम है, इस नाली से ड्रेन हो जाता है। ठीक, तो एक्वस ह्यूमर यहां से ड्रेन हो जाता है, इसको कहते हैं हम ट्रेबिकुलर आउटफ्लो। इस पाथवे को हम कहते हैं ट्रेबिकुलर आउटफ्लो। ट्रेबिकुलर आउटफ्लो का मतलब ये है कि ये एक नॉर्मल नाली है, यहां से हमें एक्वस को ड्रेन करना है। ठीक है, मेन नाली है, हमेशा यही काम करती है। बट एक इमरजेंसी की नाली भी है हमारे पास। अगर बाई चांस जहां कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो एक इमरजेंसी की नाली है, तो एक्वस ह्यूमर बना और यहां से ही ड्रेन हो जाता है, इधर की तरफ से। इस इमरजेंसी वाली नाली को हम कहते हैं यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। तो एक्वस ह्यूमर जो है वो दो पाथवे से ड्रेन हो सकता है, एक मेन नाली से जिसका नाम है ट्रेबिकुलर आउटफ्लो और एक इमरजेंसी वाली नाली से जिसका नाम है यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। तो ये मेन है एक्वस के बारे में। तो अब क्या है कि ओपन एंगल ग्लोकोमा का क्या मतलब है कि एंगल ओपन है, मतलब ये ओपन है, मतलब यहां पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो ओपन एंगल ग्लोकोमा में मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा बन रहा है। अगर बहुत ज्यादा बन रहा है तो क्या करेंगे आप? उसका बनना रोक दें या फिर हम उसकी इमरजेंसी वाली नाली खोल देंगे, यूवियोस्क्लेरल वाली। ठीक है, ऑन द अदर हैंड क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा में मेन क्या प्रॉब्लम होती है? क्लोज एंगल में प्रॉब्लम ये होती है कि एक्वस बन तो नॉर्मल रहा है बट वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा क्योंकि ये नाली ब्लॉक्ड है, एंगल क्लोज्ड है। ठीक है, ये नाली ब्लॉक्ड है। तो अगर नाली ब्लॉक्ड है तो क्या करेंगे? प्लम्बर को बुला के नाली खुलवा दें। मतलब क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा में सर्जरी करते हैं, हम एंगल को ओपन कर देंगे सर्जरी करके ताकि हम एक्वस ह्यूमर को ड्रेन कर पाए। बट जब तक सर्जरी नहीं करते तब तक तो दवाई देनी। तो हम कई सारी दवाइयां दे सकते हैं जो इंट्राओकुलर प्रेशर को कंट्रोल करें। अब दूसरी बात, हमने कई बार पढ़ा है आगे कि मिड्रियासिस से आईओपी बढ़ जाता है, मियोसिस से कम हो जाता है। वो समझते हैं कैसे होता है कि ये एक नॉर्मल आइरिस बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये प्यूपिल का साइज है, ये प्यूपिल है। अगर हमें मिड्रियासिस करनी है, मतलब प्यूपिल का साइज बढ़ाना है, तो आइरिस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े। ये आइरिस है, ये आइरिस है। जब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ही तो प्यूपिल का साइज बढ़े। तो आइरिस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा कैसे करेगा? तो आइरिस ने यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया, आइरिस ने यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसी तो होगा। जब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका एक्स्ट्रा पोर्शन कहां जाएगा? थोड़ा सा आगे चला जाएगा, थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। तो क्या होता है जब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो एंगल की जगह है, ये जो एंगल की जगह है, आइरिडोकॉर्नियल एंगल जो है वो नैरो हो जाती है। ठीक, एक नॉर्मल आदमी में एंगल काफी खुला होता है, तो आइरिस के कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी ये काफी सफिशिएंट जगह रहती है, तो एक्वस ड्रेनेज इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, बट अगर किसी को ऑलरेडी क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा है, एंगल ऑलरेडी नैरो है, मतलब नाली आधी पार्शली ब्लॉक हो रखी,
और अब अगर हमने मिड्रियासिस कर दिया तो नाली पूरी ब्लॉक हो जाएगी, तो सडनली इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा में कोई भी दवाई जो मिड्रियासिस करती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्लियर है ये? दूसरी चीज, अगर हम मियोसिस कर दें, मियोसिस करेंगे मतलब आइरिस जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था वो ऑब्स्ट्रक्शन चली जाएगी, फिर से नॉर्मल हो गया, तो ड्रेनेज बढ़ जाएगा। तो इसलिए मियोटिक ड्रग्स जो हैं वो एंगल को खोल देती हैं, तो ट्रेबिकुलर आउटफ्लो इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो ये बेसिक चीजें। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं कि एंटी ग्लोकोमा ड्रग काम कैसे करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उनका। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो हमारे पास दो तरीके हैं ग्लोकोमा को ठीक करने के। एक, डिक्रीज दी सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, मतलब एक्वस ह्यूमर का बनना रोक दो, एंड सेकेंड, इंक्रीज दी आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर, उसका ड्रेनेज बढ़ा दो। यही दो तरीके। आप सिक्रीशन कम करना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सिक्रीशन होता कैसे है, बनता कैसे, कहां से बनता है, ब्लड से बनता है। ठीक, अगर ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा एक्वस बनेगा, कम ब्लड आएगा तो कम बनेगा। अगर हम वेसो कंस्ट्रिक्शन कर दें तो ब्लड ही कम आएगा, और अगर ब्लड कम आएगा तो एक्वस कम बनेगा। तो हम सिक्रीशन डिक्रीज कर सकते हैं बाय कॉजिंग वेसो कंस्ट्रिक्शन। अब वेसो कंस्ट्रिक्शन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ब्लड वेसल में कौन से सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स होते हैं। यस, ब्लड वेसल में दो सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। ठीक, तो अल्फा रिसेप्टर्स जो हैं वो वेसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। अगर हमने अल्फा को स्टिमुलेट कर दिया तो वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, और बीटा वेसो डायलेशन करते हैं, तो अगर हमने बीटा को ब्लॉक कर दिया तो वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो हम अल्फा एगोनिस्ट दे सकते हैं और बीटा ब्लॉक कर दे सकते हैं। ठीक, और तीसरा हम दे सकते हैं एक दवाई जो सिक्रीशन रोकती है, जिसको कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज सिक्रीशन करने के काम आता है, तो अगर हमने इनहिबिट कर दिया तो सिक्रीशन रुक जाएगी। और लास्टली हम एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक दे सकते हैं, जैसे मैनिटोल। मैनिटोल ऑस्मोटिक इफेक्ट से ग्लोकोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कर देगी, एक्वस को सिक्रीशन को रोक देगी। ओके, तो ये सारी सिक्रीशन रोकने वाली है। अब आते हैं आउटफ्लो पे। आउटफ्लो दो तरह का है, एक ट्रेबिकुलर आउटफ्लो है, एक यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो है। ट्रेबिकुलर मतलब नॉर्मल नाली, यूवियोस्क्लेरल मतलब इमरजेंसी की नाली। अब नॉर्मल नाली को कौन ड्रेन करवा रहा था, हमने पढ़ा था पहले, यस, मियोटिक ड्रग्स। सो मियोटिक्स जो हैं वो ट्रेबिकुलर आउटफ्लो को बढ़ाते हैं। मियोटिक ड्रग्स नॉर्मल, जैसे मियोटिक होगी तो जो आइरिस ने ब्लॉक कर रखा था उसको ओपन कर देंगे, ड्रेनेज बढ़ जाएगी। और दूसरा, एक नई दवाई है जिसका नाम है निटारसुडिल। निटारसुडिल एक नई दवाई है, ये एक्वस के ट्रेबिकुलर आउटफ्लो को बढ़ा देती है। ठीक है, और यूवियोस्क्लेरल को कौन बढ़ाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स पर्टिकुलरली प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, ये इमरजेंसी वाली नाली खोल देते हैं। ठीक, तो ये ग्रॉस मैकेनिज्म्स हैं। अब एक एक करके इन सारी दवाइयों को पढ़ लेते हैं, स्टार्टिंग विद दी अल्फा एगोनिस्ट। अल्फा एगोनिस्ट जो हैं वो हमारे पास दो तरह के हैं। वन, नॉन सेलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट, जो कि अल्फा 1, अल्फा 2 एंड इवन बीटा रिसेप्टर्स को भी कुछ कुछ को स्टिमुलेट करते। और दूसरा सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट। जो नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट हैं उसमें मेन दवाई आती है हमारी डिपिवेफ्रिन। डिपिवेफ्रिन प्रो ड्रग है, इट इज मेटाबोलाइज्ड टू फॉर्म एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन। ठीक, तो डिपिवेफ्रिन जो है वो एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर काम करती है। जबकि अल्फा 2 एगोनिस्ट जो हैं वो हैं हमारी एप्राक्लोनिडिन एंड ब्रीमोनिडिन। तो ये सारी दवाइयां बेसिकली क्या करती हैं, ये वेसो कंस्ट्रक्शन करके एक्वस का प्रोडक्शन रोक देते हैं। रिमेंबर, ये अल्फा 2 पोस्ट सिनेप्टिक वाले पे काम करती हैं। पोस्ट सिनेप्टिक अल्फा 2 इज लाइक अल्फा 1, ठीक है, वेसो कंस्ट्रक्शन करती हैं। तो ये दवाइयां सारी की सारी एक्वस का सिक्रीशन रोकती हैं। ओके, तो ये हो गया अल्फा एगोनिस्ट। फिर आते हैं हम, इसके साइड इफेक्ट भी साथ साथ में कर लेते हैं, फिर बाद में दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। जो डिपिवेफ्रिन है, जब हम आई ड्रॉप्स देते हैं तो एपिनेफ्रिन, दैट मींस एड्रेनालिन आई में आया। अब एड्रेनालिन जैसे ही एयर को एक्सपोज होता है तो इसका मेटाबॉलिज्म होकर एक कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है एड्रीनोक्रोम। एड्रीनोक्रोम ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है, वो कंजक्टाइवा पे डिपॉजिट हो जाता है। तो डिपिवेफ्रिन कॉज कंजक्टाइवल पिगमेंटेशन। रिमेंबर, कहां पे, कंजक्टाइवा में। कंजक्टाइवल पिगमेंटेशन इज साइड इफेक्ट ऑफ डिपिवेफ्रिन। ठीक, एप्राक्लोनिडिन के नाम में लिखा है LID, लिड, तो ये करता है लिड रिट्रैक्शन। एप्राक्लोनिडिन कॉज लिड रिट्रैक्शन एज अ साइड इफेक्ट। वेयरएज ब्रीमोनिडिन के नाम में लिखा है, ये BR मींस ब्रेन, ब्रेन को सप्रेस करता है। I मींस इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मींस यंग चिल्ड्रन में, पर्टिकुलरली 2 साल की कम की उम्र में।
तो अगर ब्रीमोनिडिन हम 2 साल से कम के बच्चे में देंगे तो ये ब्रेन को सप्रेस करके उसमें एपनिया कर देता है, इसलिए 2 साल से कम के बच्चे में ब्रीमोनिडिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, एपनिया कर देता है उसमें। तो ये था हमारा पहला मैकेनिज्म अल्फा एगोनिस्ट। दूसरा था हमारा बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर में मेन दवाई जो हम यूज करते हैं वो है टिमोलो। इसके अलावा कुछ और दवाइयां हैं जैसे बिटॉक्सोलोल है और लीवोब्यूनोलोल है, ये भी हम यूज कर सकते। बट कौन सा स्पेशल प्रॉपर्टी होगी बीटा ब्लॉकर में जिसमें हम ग्लूकोमा में यूज नहीं करना चाहेंगे? यस, वो है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी। जैसे प्रोप्रानोलोल है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग अगर प्रॉपर्टी होगी तो वो बीटा ब्लॉकर हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो कॉर्निया का एनेस्थीसिया कर देगा, कॉर्निया के डैमेज होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से लीवोब्यूनोलोल जो है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर इन आई है, आई में लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, एल फॉर लॉन्गेस्ट एक्टिंग इन आई। ठीक, अब बीटा ब्लॉकर में लोकल उतनी प्रॉब्लम नहीं आती बट इसके सिस्टेमिक साइड इफेक्ट प्रॉब्लम करते हैं। और बीटा ब्लॉकर के सिस्टेमिक साइड इफेक्ट हमें पता है एबीसीडी होते हैं। ए फॉर एस्थमा, एस्थमा सीओपीडी वगैरह प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। बी फॉर ब्लॉक, ब्लॉक मींस एवी ब्लॉक, हार्ट को ब्लॉक कर देते हैं। सी फॉर सीएचएफ, सीएचएफ मतलब अक्यूट सीएचएफ के पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। डी फॉर डायबिटीज, डायबिटीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो बीटा ब्लॉकर की सिस्टेमिक कॉन्ट्राइंडिकेशन ध्यान में रखनी पड़ती है। ओके, देन थर्ड ग्रुप ऑफ ड्रग आर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। इसमें एग्जांपल है हमारी एसिटाजोलामाइड। जो भी दवाई जोलामाइड में खत्म होती है वो इस ग्रुप की ड्रग है। एसिटाडोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, दीज आर ऑल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। इनकी स्पेशल बात क्या याद करनी है? दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इनके जो ड्रग्स के हिसाब से पॉइंट याद करने हैं, एसिटाजोलामाइड इज गिवन ईदर बाय ओरल रूट और बाय आईवी रूट, वेयरएज डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड ये लोकल यूज करते हैं आई ड्रॉप्स की तरह। डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड की आई ड्रॉप्स आती है। ठीक, तो सिस्टेमिक साइड इफेक्ट ये भी कर सकते हैं। सिस्टेमिक साइड इफेक्ट में मेनली ये पैरास्थीजियाज करते हैं एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर सकते हैं। Paresthesia and metabolic acidosis are the adverse effect of carbonic anhydrase inhibitors. Okay, then आते हैं मैनिटॉल पे। मैनिटॉल ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, ऑब्वियसली हम इसको आईवी देते हैं। इसमें स्पेशल बात ये क्या है कि इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा। बेसिकली जब क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, सडनली इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब हम देते हैं मैनिटॉल। ओके, फिर आते हैं हम दवाइयां जो कि ट्रेबिकुलर आउटफ्लो बढ़ा रही हैं, जैसे मियोटिक्स। मियोटिक्स दो तरह की दवाइयां हैं हमारे पास। एक पाइलोकार्पिन जैसी दवाइयां जो डायरेक्टली एक्टिंग, ये डायरेक्टली M3 को स्टिमुलेट करके मियोसिस कर देती हैं। दूसरा एस्टाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं जैसे कि फाइजोस्टिगमिन और इकोथायोफेट, ये जो है एस्टाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स है। अब मियोटिक्स में दो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं जो एमसीक्यू पूछते हैं। सी मींस कैटरैक्ट, ये कैटरैक्ट कर सकते हैं, और एस मींस स्टेनोसिस ऑफ नेजोलक्राइमल डक्ट, ये कैटरैक्ट कर सकते हैं और नेजोलक्राइमल डक्ट की स्टेनोसिस कर सकते हैं। इन पे एमसीक्यू आते हैं मियोटिक्स पे, और मियोटिक्स मेनली हम यूज करते हैं क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। ठीक, उसके बाद दूसरी दवाई हमने पढ़ी थी जो कि नई दवाई है, ये है रहोकाइनेज इनहिबिटर। रहोकाइनेज इनहिबिटर एक दवाई आई है नई, इसका नाम है निटारसुडेल में पता लगा है कि ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो है उसको अलाइन करता है, जिससे ट्रेबिकुलर आउटफ्लो इंक्रीज हो जाता है। ठीक, ट्रेबिकुलर आउटफ्लो मतलब नॉर्मल वाला ड्रेनेज पाथवे इंक्रीज हो जाता है। ये आइरिस के थ्रू काम नहीं करता, ये मेशवर्क को अफेक्ट करता है, ट्रेबिकुलर आउटफ्लो को इंक्रीज करता है। ठीक, ये एपिस्क्लेरल वेन्स में भी प्रेशर को कम करता है, एपिस्क्लेरल जगह पे प्रेशर को कम करता है। ठीक है, बट मेन मैकेनिज्म ट्रेबिकुलर आउटफ्लो को इंक्रीज करना है। ठीक, निटारसुडेल के जो मेजर साइड इफेक्ट्स हैं, एक है इसमें कंजक्टाइबल हाइपरीमिया, बेसिकली कंजक्टाइवा में रेडनेस हो जाती है, आई में रेडनेस हो जाती है बेसिकली। और दूसरा इट कैन कॉज वॉर्टेक्स केराटोपैथी कर सकता है, जिसका नाम है कॉर्निया वर्टिसिलेटा।
ठीक, तो ये हो गया नई दवाई निटारसुडिल के बारे में, नंबर 6 थी हमारी। देन लास्टली हमारे पास बचा प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। इसमें जो दवाई है, मेन दवाई है, वो है लैटेनोप्रोस्ट, और दवाइयां जो हैं वो हैं बिमेटोप्रोस्ट। ये दवाइयां क्या करती हैं, ये यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को इंक्रीज करती, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि दीज आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में ड्रग ऑफ चॉइस हैं, और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इनके नाम में लिखे हुए हैं, पी, जी और एफ। पी का क्या मतलब है, पिगमेंटेशन ऑफ आइरिस। रिमेंबर, ये आइरिस की करती हैं, जबकि डिपिवेफ्रिन किसकी कर रहा था, कंजक्टाइवा की। तो इसके लिए एक स्पेशल टर्म दी गई है जिसका नाम है हेट्रोक्रोमिया आइराइडिस। हेट्रोक्रोमिया आइराइडिस। दूसरा क्या है, ये जी मतलब ग्रोथ ऑफ आईलैशेस करता है, आईलैशेस जो हैं वो ग्रो कर जाती हैं, तो उसके लिए नाम दिया गया है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस, ठीक है। और तीसरा क्या करता है, ये एफ मींस फ्लूइड इन मैकुला। ये सिर्फ याद करने के लिए है, मैकुला में फ्लूइड अकोमुलेट करता है, मतलब मैकुलर इडीमा इज द साइड इफेक्ट। तो मैकुलर इडीमा कर सकता है प्रोस्टाग्लैंडिन। इन साइड इफेक्ट्स के अलावा हमें पता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लेमेशन करते, तो अगर इन्फ्लेमेशन है आई में, दैट मीन्स आई में रेडनेस है, या वो देते हैं कि एंटीरियर चैम्बर में सेल्स हैं, या एक्वस फ्लेयर वर्ड यूज करते हैं, या किरेटिक प्रेसिपिटेट्स वर्ड यूज करते हैं, ऑल दीज आर दी टर्म यूज्ड इन यूवीआइटिस और अरेडोसाइक्लाइटिस। तो अगर किसी पेशेंट को अरेडोसाइक्लाइटिस या यूवीआइटिस है और सिंपली इन्फ्लेमेशन है आई में, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, लैटेनोप्रोस्ट कभी नहीं देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स के बारे में। ऑल तो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, बट हम इनके साइड इफेक्ट्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं जिन पे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक। तो साइड इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं क्विकली। सबसे पहले हमने पढ़ा डिपिवेफ्रिन का क्या साइड इफेक्ट था, ये कंजक्टाइबल पिगमेंटेशन करता है ब्लैक कलर की, क्योंकि एड्रेनालिन से एड्रेनोक्रोम बन जाता है, वो काले रंग का है, वो कंजक्टाइवा में जमा हो जाता है, ठीक। दूसरा हमने पढ़ा था एप्राक्लोनिडिन। एप्राक्लोनिडिन, एप्राक्लोनिडिन के नाम में ही लिखा है, इट कॉजेज लिड रिट्रैक्शन, LID मतलब लिड रिट्रैक्शन, ठीक। फिर हमने पढ़ा ब्रीमोनिडिन, इसी के साथ कर लेते हैं ब्रीमोनिडिन, तो इसके भी नाम में लिखा है, इट कॉजेज ब्रेन सप्रेशन इन इन्फेंट्स। तो 2 साल से कम के बच्चे में इट कॉजेज ब्रेन सप्रेशन विच कैन लीड टू एपनिया, बच्चे में एपनिया कर सकता है, ठीक। उसके बाद हमने तीसरी दवाई पढ़ी थी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, इनके साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पैरास्थीसिया वगैरह करते हैं। फिर थी मैनिटॉल, मैनिटॉल के भी साइड इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑकुलर साइड इफेक्ट में मेनली क्वेश्चन आता है। फिर है बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स एस्थमा को प्रेसिपिटेट करते हैं, मेनली आपको ये पता होना चाहिए, बीटा ब्लॉकर्स प्रेसिपिटेट एस्थमा। देन हमने पढ़ा मियोटिक्स, पाइलोकार्पिन वगैरह, उसमें 2 साइड इफेक्ट पढ़े थे, कैटरैक्ट एंड स्टेनोसिस ऑफ नेसोलैक्राइमल डक्ट, कैटरैक्ट एंड स्टेनोसिस ऑफ नेसोलैक्राइमल डक्ट। एंड निटारसुडिल, न्यू दवाई जो हमने पढ़ी थी निटारसुडिल, इसमें 2 साइड इफेक्ट पढ़े। नंबर 1 कंजक्टाइबल हाइपरीमिया, आंखें लाल हो जाती हैं, तो यू कैन सी फ्रॉम द नेम, इसमें से याद कैसे कर सकते हो, इसका नाम ही नेता से स्टार्ट होता है, तो जब भी हम नेता देखते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखों में अंगारे भर जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो नेता लाल आंखें हो जाती हैं। और दूसरा कॉर्निया वर्टिसुलेटा और वोर्टेक्स केराटोपैथी, ठीक है। और लास्टली हमने पढ़ा प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में, PGF2 अल्फा। तो 3 साइड इफेक्ट पढ़े, पिगमेंटेशन ऑफ आइरिस, ग्रोथ ऑफ आइलेशेस, फ्लूइड इन मैकुला, और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं यूवीआइटिस में, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स के बारे में। तो क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा ग्लोकोमा में भी ओपन एंगल में भी क्लोज्ड एंगल। तो ग्लोकोमा को ठीक करने के लिए 2 तरह के मेथड्स हैं, एक गिव द ड्रग विच डिक्रीज सिक्रीशन, सेकंड इंक्रीज आउटफ्लो। सिक्रीशन कम करने वाली 4 दवाइयां हैं हमारे पास। पहला है अल्फा एगोनिस्ट जैसे डिपिवेफ्रिन या एप्राक्लोनिडिन वगैरह, दूसरा है बीटा ब्लॉकर जैसे टिमोलोल, तीसरा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जिनका नाम जोलामाइड में खत्म होता है, एसिडाजोलामाइड, डोरजोलामाइड वगैरह, और चौथा है मैनिटॉल,
ठीक है। तो इनमें खास बात है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में ड्रग ऑफ चॉइस है, बट जब इमरजेंसी हो जाती है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा तब मैनिटोल ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है। आउटफ्लो दो तरह के हैं, ट्रेबिकुलर एंड यूवियोस्क्लेर। ट्रेबिकुलर आउटफ्लो को इंक्रीज करने वाले हैं मियोटिक्स, मियोटिक ड्रग्स, और यूवियोस्क्लेरल को इंक्रीज करने ट्रेबिकुलर का दूसरा करने वाली न्यू ड्रग है निटारसुडेल। ठीक है। और यूवियोस्क्लेरल को इंक्रीज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा। ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़े थे साइड इफेक्ट इन दवाइयों के। साइड इफेक्ट क्विकली फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डिपिवेफ्रिन कॉर्निया की पिगमेंटेशन करता है, एप्राक्लोनिडिन लिड रिट्रैक्शन करता है, ब्रीमोनिडिन ब्रेन सप्रेशन इन इन्फेंट्स करता है, बीटा ब्लॉकर अस्थमा प्रेसिपिटेट करते हैं, मियोटिक्स कैटरेक्ट और स्टेनोसिस ऑफ नेसोलैक्राइमल डक्ट करते हैं, निटारसुडिल कंजक्टाइबल हाइपरीमिया करता है, और साथ में वोर्टेक्स केराटोपैथी, और प्रोस्टाग्लैंडिन पिगमेंटेशन ऑफ आइरिस, ग्रोथ ऑफ आईलैशेस एंड फ्लूइड इन मैकुला, एंड लास्टली इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इन्फ्लेमेशन इन द आई लाइक यूवियाइटिस। ओके, तो अब हम कुछ जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लेते हैं। अ नेम पेशेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा वाज स्टार्टेड ऑन ट्रीटमेंट विद एंटी ग्लूकोमा ड्रग, अस्थमा था उसको। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट अस्थमा वर्सनड, कौन सी दवाई ने किया? बहुत आसान है, कौन सी दवाई अस्थमा वर्सन करती है? बीटा ब्लॉकर्स, टिमोलोल। अ पेशेंट हैज सिम्पटम्स ऑफ रेडनेस एंड फोटोफोबिया, मतलब इन्फ्लेमेशन है आई में। ऑन एग्जामिनेशन सेल्स वर प्रेजेंट, इन्फ्लेमेशन है। किरेटिक प्रेसिपिटेट्स, इन्फ्लेमेशन है। सो बेसिकली इस पेशेंट को क्या है? यूवियाइटिस या अराइडोसाइक्लाइटिस है। ठीक है। इंट्राओकुलर प्रेशर वाज मेजर टू बी 38, आईओपी बहुत ज्यादा है। विच एंटी ग्लूकोमा ड्रग शुड बी अवॉइडेड, कौन सी नहीं देंगे इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस में? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा देंगे। ड्रग कैपेबल ऑफ कॉजिंग ओकुलर हाइपोटेंशन, ओकुलर हाइपोटेंशन मतलब आईओपी कम कर दें। विद एपनिया इन इन्फेंट्स, एपनिया इन इन्फेंट्स कौन कर रहा था? ब्रीमोनिडिन, नाम में लिखा ना, ब्रेन सप्रेशन इन इन्फेंट्स, सो ब्रीमोनिडिन इज द आंसर। नेक्स्ट एंटी ग्लूकोमा ड्रग दैट एक्ट बाय इंक्रीजिंग यूवियोस्क्लेरल, यूवियोस्क्लेरल कौन कर रहा था? इमरजेंसी नाली कौन खोल रहा था? यस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स खोल रहे थे, लेटेनोप्रोस्ट इज द आंसर। अ पेशेंट विद ब्रोंकियल अस्थमा प्रेजेंट्स विद रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर, ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए नॉर्मली ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? यस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कौन सी देते हैं? लेटेनोप्रोस्ट। सो बेसिकली चारों प्रोस्टाग्लैंडिन लिखी है, तो कौन सी प्रोस्टाग्लैंडिन आई में यूज करते हैं ये पुट है, वो है लेटेनोप्रोस्ट। तो इसके लेटेनोप्रोस्ट इज ओकुलर प्रोस्टाग्लैंडिन, ओकुलर प्रोस्टाग्लैंडिन आई में यूज करने वाले। विच एंटी ग्लूकोमा ड्रग एक्ट बाय इंक्रीजिंग ट्रेबिकुलर आउटफ्लो, तो ट्रेबिकुलर आउटफ्लो दो दवाइयां बढ़ा रही थी, एक मियोटिक्स, एक निटारसुडिल। तो आंसर क्या है? निटारसुडिल। टॉपिकल एंटीग्लूकोमा ड्रग डोरजोलामाइड एक्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, रिमेंबर इसका नाम जोलामाइड में खत्म होता है, मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। तो आंसर इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एंड माय टेक होम मैसेज इज बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। अगर अपने पे भरोसा करोगे तो कोई रोकने वाला नहीं है, आप अपनी सारी सक्सेस को पालोगे। जस्ट बिलीव योरसेल्फ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।